Common sense is a genius dressed in its working clothes. राल्फ वॉल्डो एमर्सन। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम्स के कुछ जीनियस सॉल्यूशंस निकालते हैं, लेकिन जीनियस बनने के लिए या फिर जीनियस आई डोंट थिंक सो बना जा सकता है। इट्स लाइक अ जर्नी। बट जीनियस सॉल्यूशंस के लिए लेट्स से आपको आपकी कॉमन सेंस जो है उसको अप्लाई करना होगा। लोग ज्यादातर ये गलत फहमी में रहते हैं कि ज्यादा इंटेलिजेंट बनना जो है वो अच्छा है जीवन के लिए, बट आई वुड से कि इंटेलिजेंस से भी ज्यादा कॉमन सेंस या फिर सेंसिबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस कोट के बारे में गहराई से सोचें। आज 18 जून 2021 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, प्राइस, फैकल्टीज के नाम, फैकल्टीज का बैकग्राउंड, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर मिल जाएगी। दैट इज आवर मोबाइल ऐप। इन केस अगर आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं देन यू कैन विजिट studyIQ.com एज वेल। यहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। आज की पहली खबर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज एक कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। यह प्रोग्राम कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है। होम मिनिस्ट्री ने एक नेशनल हेल्पलाइन को ऑपरेशनलाइज किया है। यह हेल्पलाइन किसके लिए है? फॉर प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू साइबर फ्रॉड। साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जस्ट इमेजिन कि आपका एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, राइट? इस गार्डन में वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ शर्ब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे हैं। अब इस गार्डन की अगर कोई फेंस नहीं होगी, अगर कोई बॉर्डर नहीं हुआ, आपने कोई ऐसी दीवार नहीं बनाई, तो क्या होगा? कोई भी जानवर आकर आपके गार्डन में कभी भी कुछ भी कर सकता है। सेम थिंग, अगर हमें हमारे डिजिटल वर्ल्ड को एक्सपांड करना है, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाना है, इसमें हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास वो सारी फैसिलिटीज़ पहुँचे, डिजिटल फैसिलिटीज़, तो इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसके बिना हम इसको एक्सपांड नहीं कर सकते। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब ने यह बताया है कि भारत सरकार नहीं चाहती है कि हम किसी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म को बैन करें, लेकिन डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी भारत के जो नियम हैं, भारत के जो कानून हैं, उनको फॉलो करना होगा। नितिन गडकरी साहब ने यह कहा है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि 2024 तक हमारे देश में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको 50% कम किया जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में होते हैं? दुनिया के सबसे डेंजरस रोड्स में भारत नंबर 1 है। हर रोज़ हमारे देश में 300 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, और हज़ारों लोग हर रोज़ एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो जाते हैं। हमारे लिए इकोनॉमिकल लॉस तो है ही, कितने सारे परिवार जो हैं वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। हमारे पास आज लेटेस्ट कार्स तो आ चुकी हैं, हमें अच्छी अच्छी कार चलाना, बड़े बड़े मोटरसाइकिल्स चलाना तो आ चुका है, लेकिन हमें रोड का इस्तेमाल कैसे करें वो आज भी नहीं आता है। क्या मैं ये जो लास्ट स्टेटमेंट मेरा है, क्या ये गलत स्टेटमेंट है? आई एम श्योर आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने यह कहा है कि ट्यूबरक्लोसिस फ्री भारत 2025 तक हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस भी हमारे देश में ही हैं। आरबीआई ने यह कहा है
कि भारत की इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर वापस जल्द से जल्द आ जाएगी और वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो स्पीडी हो जाएगी। नेशनल कोविड रिकवरी रेट 95.93% तक पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान को ये कहा है कि ये जो आईसीजे के साथ जुड़ा हुआ आपका बिल है उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 32,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन डिलीवरी अलग अलग जगहों तक पहुंचाई है। कोर्ट्स कैनॉट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है। चाइना ने एस्ट्रोनॉट्स को न्यू स्पेस स्टेशन त्यांगोंग में भेजा है। किम जोंग उन ने यह कहा है कि उन्होंने ये बात को स्वीकारा है कि नॉर्थ कोरिया में फूड सिचुएशन काफ़ी टेंस है, यानी कि वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी है। यूएसए और रशिया के बीच में एक मीटिंग हुई, आई एम श्योर आपको पता होगा। कल अंकित अग्रवाल ने एक वीडियो भी बनाया था, तो अग्रवाल सर का वीडियो जो है उसमें उन्होंने बात की थी कि यूएसए और रशिया के जो प्रेसिडेंट्स है बाइडेन और पुतिन के बीच में एक समिट हुई और इस समिट में दोनों देशों ने ये एग्री किया है कि वो आर्म्स कंट्रोल की बातचीत को रिज्यूम करेंगे और दोनों ने एक दूसरे के कैपिटल में अपने अपने एम्बेसडर्स को वापस रिस्टोर कर दिया है। बांग्लादेश में कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। आपने डायलेमा शब्द तो सुना होगा। डायलेमा यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि राइट जाएं या फिर लेफ्ट जाएं, ऊपर जाएं या नीचे जाएं, समथिंग लाइक दैट। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं एंड यू कैन नॉट डिसाइड विच वन टू चूज फ्रॉम। न्यू दिल्लीज ट्राइलेमा। ये ट्राइलेमा की जब हम बात करें तो भारत के पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने आ चुके हैं कि हम एग्जैक्टली क्या करें, व्हाट शुड बी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी एज फार एज दिस ट्राइलेमा इज कंसर्न। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज दिस ट्राइलेमा ऑल अबाउट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिनीवा जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, तो वहाँ पर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक समिट हुई। समिट यानी कि एक मीटिंग हुई। अब यूएसए और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं? बहुत ही ख़राब, राइट? दे आर, यू कैन से एट नाडिर या फिर एकदम बॉटम पर है, एकदम फ्लोर पर है। बहुत ख़राब रिलेशनशिप हैं यूएसए और रशिया के बीच में। अब ये जो ख़राब रिलेशनशिप है या फिर काफ़ी टेंस रिलेशनशिप है, इसकी इम्पैक्ट भारत के ऊपर होती है। भारत अगर यूएसए के साथ रिलेशनशिप एक्सपांड करता है तो फिर रशिया नाराज़ हो जाता है, रशिया के साथ करे तो फिर यूएसए नाराज़ हो जाता है। और ये यूएसए और रशिया के रिलेशनशिप जितने ख़राब होते जा रहे हैं उतना ही रशिया जो है वो चाइना की तरफ और ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है। रिलेशन ऑफ यूएसए एंड चाइना इज ऑल्सो गेटिंग वर्स। यूएसए और चाइना वैसे ट्रेड वॉर हैं, टेक्नोलॉजिकल वॉर हैं, दुनिया में कौन नंबर 1 सुपर पावर होगा, इसको लेकर भी यूएसए और चाइना के बीच में एक रेस चल रही है। ऑफ कोर्स यूएसए फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन चाइना चाहता है कि यूएसए यहाँ से निकल जाए और चाइना उस जगह पर बैठ जाए। तो इसको लेकर ये कंपटीशन जो है, इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशनशिप जो हैं वो धीरे धीरे डाउनफॉल ही होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। वैसे देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में ट्रेड भी काफ़ी होता है, राइट? एक दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट, एक दूसरे के साथ व्यापार जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से फिर ट्रेड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ट्राइलेमा में हमारे पास 3 देश हैं, एक है यूएसए, एक है चाइना, एक है रशिया। ये तीनों देशों की जो गेम है, इस गेम की वजह से भारत के लिए ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज बन गया है। इंडिया इज पोटेंशियली ए सिग्निफिकेंट एलाई ऑफ वेस्ट इन एनी मूव टू कंटेन चाइना, फॉर एग्जाम्पल क्वाड। इस लाइन का मतलब यह है कि भारत जो है ये एक वेस्टर्न देशों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई यानी कि फ्रेंड है। जब चाइना को कंट्रोल करने की बात आती है तो डेफिनेटली भारत वेस्टर्न देशों का फ्रेंड है। एज यू कैन सी कि हम क्वाड के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। द क्वेश्चन इज, कैन इंडिया फुली डिपेंड ऑन यूएस इन बैड टाइम्स? लेट्स इमेजिन कि भारत और चाइना के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर हो जाता है, एक कन्वेंशनल वॉर।
तो इस ऐसे युद्ध वाली सिचुएशन में क्या भारत की मदद करने के लिए यूएसए आगे आएगा? यूएसए के जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, पहले ऐसा था कि यूएसए का अगर आप एक यूएसए का एक आपका देश यूएसए का अगर दोस्त है और आपके यूएसए के साथ उस प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे पैक्ट्स हैं, तो फिर अगर आप किसी देश के साथ युद्ध करते हैं तो यूएसए जो है वो आपकी मदद के लिए, ओपनली आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। तो प्रश्न ये है कि क्या भारत की अगर चाइना के साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या यूएसए ओपनली भारत की मदद करेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नाउ द थिंग इज, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। डोकलाम में जो हुआ, उसके बाद गलवान वैली का क्लैश हुआ, ये जो फिलहाल एलएसी का जो इश्यू है भारत और चाइना का, तो इसमें हमने एक चीज तो साबित कर दी है कि हम भले ही चाइना के कंपैरिजन में मिलिट्री वाइज वीक हों, हमारे पास उतने शायद हथियार नहीं हैं, उतने सारे फाइटर जेट्स या फिर उतनी सारी टैंक्स, ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स हैं एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न्ड, ये काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी प्रोफेशनल है। तो ये हमारी ताकत है। कुछ जगहों पर हम वीक हैं तो कुछ जगहों पर हमारी ताकत भी है। और चाइना इकोनॉमी वाइज भी हमसे लगभग 5 गुना बड़ा है, मिलिट्री वाइज भी काफ़ी बड़ा है। देन एज वेल किसी की भी मदद के बिना भारत जो है वो चाइना के सामने लगभग 1 साल से हम उनको एक बहुत ही टफ चैलेंज दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यूएसए क्या हमारी मदद करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए की मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप में कैपेबल हैं, लेकिन अगर मित्रता की बात करें या फिर ये जो एलाई बनाने की बात है या फिर ये जो ऑप्शंस की बात है, हमारा मेन लक्ष्य यहाँ पर यह है कि भारत के लिए टफेस्ट फॉरेन पॉलिसी चैलेंज ये है कि ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो इन 3 ऑप्शंस में अगर यूएसए के साथ हम ज़्यादा रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं तो फ्यूचर के चैलेंजेस में क्या यूएसए हमारी मदद करेगा या नहीं। अब रशिया जो है वो हमसे थोड़ा बहुत खफा हो चुका है, बिकॉज यूएसए जो है वो भारत जो है वो यूएसए के प्रति, भारत का झुकाव जो है, इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले ऐसा एक वक्त था कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम रशिया से खरीदते थे। रशिया के डिफेंस प्रोडक्ट्स वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है सर्विस का, प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का इश्यू है, और टाइम पर डिलीवरी ना मिलना, ये सारे इश्यूज थे। और फिर किसी एक देश के ऊपर टोटली डिपेंड होना जो है वो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत ने अपना बास्केट जो है वो एक्सपांड किया, क्योंकि हम कस्टमर हैं, हमें जहाँ से बेस्ट चीज़ मिलेगी वो हम खरीदेंगे। तो इसको लेकर थोड़ा रशिया जो है वो थोड़ा नाराज़ हो चुका है। इफ़ अमेरिका लेड वेस्ट एंड बेइजिंग मॉस्को बिकम टू क्लियर जियो स्ट्रेटेजिक पोल्स, इंडियाज स्पेस फॉर मैन्यूवर में श्रिंक एंड चाइना वॉन्ट एट ऑल माइंड एक्सप्लॉइटिंग दैट। अगर दुनिया के ऐसे 2 पॉइंट्स बन जाते हैं, एक है अमेरिका लेड वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल G7 देश और ये सारे देश, और दूसरी तरफ अगर बेइजिंग एंड मॉस्को यानी कि चाइना और रशिया की टीम हो जाती है, तो फिर भारत के लिए सिलेक्ट करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। भारत और यूएसए के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं वोंट बी ऑन अ सॉलिड फुटिंग टिल देयर इज़ ए ट्रेड पैक्ट। दोनों देशों के बीच में अगर ट्रेड पैक्ट नहीं हुआ, फिलहाल दोनों देशों के बीच में ट्रेड पैक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हमें सॉल्व करने हैं, और जल्द से जल्द जब ये सॉल्व होंगे उसके बाद रियलिटी में हमें ट्रेड ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक ओवरऑल रिलेशनशिप जो है वो वीक ही रहेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। यूएसए भी नहीं चाहेगा कि ये बेइजिंग और मॉस्को का कॉम्बो हो जाए। ये दोनों देश, अकेला रशिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग फिलहाल नहीं है, लेकिन अकेला चाइना जो है वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, और चाइना और रशिया मिल गए तो फिर यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये सारा जो एक ट्रायलेमा है, जियोपॉलिटिक्स का ट्रायलेमा, तो इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन कहा है, इसका एक सॉल्यूशन बताया है। सॉल्यूशन ये है कि भारत को हर साल आने वाले 10 सालों के लिए 8% से ज़्यादा ग्रोथ अचीव करना होगा। अगर हम ये कर पाते हैं, अगर हमारी जीडीपी हर साल 8% से ज़्यादा के रेट से ग्रो होती है, तो फिर ये सारे देश जो हैं उसके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उनके जो भी झगड़े हैं वहाँ पर हम न्यूट्रल रह सकते हैं, हमारा जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक ही सॉल्यूशन है इसका, एंड दैट इज़ 8% ग्रोथ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पिक द राइट फ्यूल। जब भी इथेनॉल की बात आती है, हम बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हमारा देश जो है वो अब पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करने लगा है और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पेट्रोल की प्राइस कम हो सकती है, दूसरी चीज़ प्राइस वैसे कम नहीं हो रही है लेकिन प्राइस कम हो सकती है। दूसरी चीज़ कि हमें बाहर से फ्यूल नहीं मंगवाना पड़ेगा, तो हमें डॉलर्स में, जो एक बहुत मेहनत करके हम डॉलर्स कमाते हैं और ऐसे ही आप हमें डॉलर्स दे देने पड़ते हैं बिकॉज यू हैव टू परचेज फ्यूल फ्रॉम दिस अरेबिक कंट्रीज़, या फिर यूएसए से भी खरीदता है, दूसरे देशों से बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो लेट्स से अगर आप 100 लीटर पहले पेट्रोल इंपोर्ट करते थे, अब आप इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, तो अब आप 90 लीटर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाकी का 10% लेट्स से इथेनॉल है, तो उतना तो आपका खर्च कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम काफ़ी गर्व से डिस्कस करते हैं कि इट्स अ गुड थिंग। अब हाल ही में क्लाइमेट चेंज के जो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने बायोडाइवर्सिटी रिसर्चर्स के साथ मिलकर, या फिर उन्होंने एक दूसरे के साथ क्लब कर लिया है, या फिर एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। और ये एक अच्छा कोलैबोरेशन है क्योंकि ये दोनों चीज़ें, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आप इन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देख सकते। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, देन वी हैव टू ट्रीट दिस कार्बन एमिशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को अगर बचाएंगे तो फिर रोकेंगे तो फिर बायोडाइवर्सिटी बच जाएगी। तो इट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर एक साइंटिस्ट जो है उन्होंने काफ़ी एक लॉजिकल चीज़ की है। They are interrelated, and human activities that undermine the climate and lead to biodiversity loss are mutually reinforcing। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हमारे देश में हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदियाँ भी आपको हमारे देश में देखने को मिलेगी। ज़मीन का पोषण, कल हम बात कर रहे थे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, तो कितना सारा पोषण भारत का डिग्रेडेड हो चुका है। और इसके अलावा भी साउंड पोल्यूशन और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे देश में हैं। तो भारत सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला है, जिस चीज़ के बारे में हम काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, वो ये है कि एक नेशनल पॉलिसी ऑन फ्यूल्स जो है वो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने का जो एक ऑप्शन है, उसको हम काफ़ी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि 5% से धीरे धीरे इंक्रीज करके 10% तक, 1 लीटर पेट्रोल में 10% जो है वो आपका इथेनॉल होगा। नीति आयोग ने इसको लेकर एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया है। बट द प्रॉब्लम इज़, इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए आपको गन्ने की खेती करनी पड़ती है, शुगर केन। और शुगर केन जो है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब हमारे देश में एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा पानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पर अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो दैट्स फाइन। लेकिन गुजरात के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महाराष्ट्र के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटका के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वहाँ पर भी गन्ने की खेती हो रही है। तो दिस इज़ वेरी बैड। एक हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है शुगर केन। एंड जस्ट सी हियर, ये फैक्ट देखिए आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आप इथेनॉल के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर इथेनॉल शुगर केन में से पैदा करने के लिए आपको 3000 लीटर पानी की आवश्यकता है। 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत क्या है? 20 रुपीज़। 3000 into 20, how much is that? 60,000 रुपीज़। अगर आप लेट्स से, चलो पानी की बोतल, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें, लेट्स जस्ट से कि 10 रुपये क्लीन पानी की बोतल 1 लीटर पैदा करने के लिए अगर 10 रुपीज़ का खर्च होता है, या फिर 10 रुपीज़ उसकी कीमत निकलती है, तो भी 30,000 रुपये पानी आपको चाहिए 1 लीटर इथेनॉल को पैदा करने के लिए। तो उस पेट्रोल के 1 लीटर की कीमत क्या होगी? 30,000 रुपये प्लस लेट्स से 50 रुपीज़। क्या ये पेट्रोल कोई अफोर्ड कर पाएगा? तो क्या ये पॉलिसी सही पॉलिसी है कि हम इथेनॉल, इससे अच्छा है कि हम इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करें, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। शुगर केन और पैडी, ये चावल जो है, ये दोनों चीज़ें हमारे देश में जो इरिगेशन का वाटर है उसका 70% पानी का इस्तेमाल जो है ये 2 क्रॉप्स करते हैं, और इन 2 क्रॉप्स के ऊपर MSP दी जाती है, इसको काफ़ी सपोर्ट किया जाता है।
पानी के टेबल्स जो हैं, वाटर टेबल्स जो हैं, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जिसको हम भूजल कहते हैं, वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। तो इट इज़ बेटर कि हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स करना जो है वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं है। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए आप सिर्फ कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट हेल्थी। आपका व्हीकल भले ही ग्रीन रहा, लेकिन उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है दैट इज़ नॉट ग्रीन। तो पूरी प्रोसेस को, एनर्जी के प्रोडक्शन, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी जिस व्हीकल में यूज़ होगी या फिर जिस चीज़ में होगी वो कितना एफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करती है। पूरी सप्लाई चेन को आपको ग्रीन बनाना पड़ेगा। Disruptive technology in health. As frontline warriors fighting COVID-19, the medical community has been selfless, but also losing a number of staff in the process. हमने देखा कितने सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले कितने सारे लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, बैटल कैजुअलिटी हो गए। वो उनकी जो लड़ाई है वो कोविड के खिलाफ थी। बहुत सारे नर्सेज और अटेंडेंट्स जो हैं वो फुल टाइम ड्यूटी करते हैं। हर एक हॉस्पिटल में उनको पीपी किट्स भी नहीं दी जाती, तो काफ़ी रिस्क में है। अभी तो फ़िलहाल सभी को 2 डोजेस जो हैं वो मिल चुके हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कुछ दिनों पहले कि लगभग 50% जितना मेडिकल स्टाफ जो हैं उनको आज भी कोविड के डोजेस जो हैं, दोनों डोजेस नहीं मिले हैं, तो वो रिस्क में तो डेफिनेटली है ही। ग्लोबल मीडिया में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि कई जगहों पर रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया कोविड-19 अफेक्टेड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, यानी कि उनको खाने पीने की चीज़ें, उनका आईसीयू का बेड है तो उसको मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें रोबोट से किया गया। चाइना जो है, चाइना की बहुत सारी हॉस्पिटल्स में 5G पावर्ड टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई पेशेंट अगर एंटर होता है तभी पता चल जाता है कि उसको फीवर या फिर फीवर लाइक सिम्टम्स है या नहीं। इसके अलावा हार्ट रेट्स को मॉनिटर करने के लिए, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को नापने के लिए कुछ स्मार्ट ब्रेसलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्मार्ट वॉच हैं या फिर इस प्रकार के कुछ बैंड्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से वार्ड्स को भी सैनिटाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना में हो रहा है, हमारे देश में भी जयपुर का एक एग्जाम्पल है कि सवाई मान सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ह्यूमनोइड रोबोट का इस्तेमाल करके जो दवाइयाँ हैं और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो कोविड-19 पेशेंट्स को पहुंचाई गई। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन टेक्नोलॉजीज़ से हम हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक भारत के गांव में रहते हैं, एक ऐसा गांव जो काफ़ी दूर है या फिर पहाड़ी एरिया में है। अब एक सिटी के डॉक्टर को आपको कोई आपको कोई हेल्थ इश्यू है और आपको वो डॉक्टर को कंसल्ट करना है, तो पहले क्या होता था या फिर नॉर्मली क्या होता है कि हम हमारे गांव से उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पूरा दिन ट्रैवलिंग में लगेगा, शायद आप रिश्तेदार के वहाँ पर रुक जाएं और दूसरे दिन वहाँ पर जाएं, फिर वापस, और पूरी जर्नी तो 2 या 3 दिन जो हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाकर आपके रिलेटिव या फिर आप फ़ोन कॉल के ऊपर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप पेमेंट दे सकते हैं और फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर जो हैं वो आपको कंसल्ट आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई सीरियस चीज़ हुई तो फिर डॉक्टर डेफिनेटली आपको बुला सकते हैं, वरना फिर बाकी की चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं। कुछ प्रैक्टो या फिर ऐसे कुछ ऐप की एडवर्टीजमेंट भी आजकल काफ़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। The critical aspect is how new technologies can improve welfare of societies and reduce the impact of communicable diseases using artificial intelligence, autonomous system, blockchain, cloud computing, quantum computing, data analytics, 5G, etc. ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम सोसाइटी में वेलफेयर इंक्रीज कर सकते हैं। WHO का भी यही कहना है। I'll show you one thing जो WHO ने कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है ये सिंगल मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पब्लिक हेल्थ के लिए, और सोसाइटी को इक्वलाइज करने के लिए एक इक्वलाइजर का काम करेगा। यानी कि अगर आप भारत के सबसे अमीर परिवार से हैं या फिर भारत के सबसे गरीब परिवार में से हैं, इट डजेंट मैटर, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी हर एक हॉस्पिटल में, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल होगी, तो फिर आपको वही बेस्ट टेक्नोलॉजी, वही बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो मिल सकती है।
बिग डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए आज हम, और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी पूरी एक फ़ाइल जो है वो बनेगी। आपके आधार कार्ड के साथ उसको लिंक किया जा सकता है, आपके मोबाइल के साथ उसको लिंक किया जा सकता है। जो जैम ट्रिनिटी है, जनधन, आधार एंड मोबाइल, मोबाइल आपका बैंक अकाउंट भी इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो एक फ़ाइल उसकी बन जाएगी। जो भी नई नई चीज़ें होती जाएगी वो ऐड, फॉर एग्जांपल कोविड का सर्टिफिकेट अगर है, कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, सारी चीज़ें। और होगा ये कि बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपकी लाइफस्टाइल और वेट और सारी चीज़ों को देखते हुए ये भी पता चल सकता है कि अगर आपको फ्यूचर में आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और कब आप इसको, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी। डेटा को भी एक्सचेंज किया जा सकता है, रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ कोर्स फिर जो पेशेंट है उसकी परमिशन और ये सारी चीज़ों को भी हमें सॉर्ट आउट करना होगा। आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत और दूसरे ऐसे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी हम टेक्नोलॉजी इनकलकेट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, और दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा हुआ है कि जो कम्युनिटी हैं उनको भी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ है, फिर टेक्नोलॉजी ही सारी चीज़ें नहीं होगी। यू कैन यूज़ योर ट्रेडिशनल नॉलेज। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में इबोला वायरस जब आउटब्रेक हुआ तो वहाँ की कम्युनिटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडोनेशिया में जब बर्ड फ्लू हुआ तो वहाँ की जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसको कंट्रोल करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। इसमें हमें एक फ्यूजन देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, आयुर्वेदा और हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, इसके साथ मॉडर्न सिस्टम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी और ह्यूमन टच, ये सारी चीज़ें मिलकर एक राइट फ्यूजन क्रिएट करेंगे जिससे हम पूरे देश में और होपफुली पूरी दुनिया जो है वो हेल्थ की जब बात करें तो सभी को एक प्रकार की बेस्ट फैसिलिटीज़, जो भी पॉसिबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो मिलेगी। रिकवरी टेक्स मोर देन रिफॉर्म्स। हाल ही में हमारे एक मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि क्योंकि भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं तो रिफॉर्म्स की वजह से इकोनॉमी जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी। अब लेटेस्ट आंकड़ा जो हमारे सामने आया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, उससे पता चलता है कि स्टीप कॉन्ट्रैक्शन हुआ फर्स्ट क्वार्टर में और फिर हम रिकवरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सेकंड वेव आ गई तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड लॉकडाउन हुए तो डेफिनेटली इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिली थी। वरना एक बात तो तय है कि अगर सेकंड वेव नहीं आती तो फिर भारत जो है वो कब का मीन्स एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है। आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्ट पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट सिचुएशन काफ़ी अच्छी होती। एनीवे, यहाँ पर मेन बात बताई है रिफॉर्म्स की, कि रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव। व्हाट इज रिफॉर्म्स? 1991 से अगर आप देखें तो दो बड़े मतलब निकलते हैं रिफॉर्म के, इकोनॉमिकल वर्ल्ड की बात करें। एक तो है कि पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस करना, नीतियां ऐसी कुछ ऐसी नीतियों में बदलाव करना, कुछ ऐसे बदलाव नीतियों में करना, सॉरी, जिससे प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जांपल डिफेंस, पहले डिफेंस में प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड नहीं थे, लेकिन अब आपने चेंजेस किए तो टाटा, महिंद्रा और ये सारी कंपनीज भी डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाने लगी है। दूसरी चीज़, कुछ ऐसा करे जिससे जो कंपनीज हैं, जो आपकी फैक्ट्री है, आपकी कंपनी है, तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो कैसे हो सकता है ये? क्या सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार इसमें कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देगी। पहले आप लेट्स से 30% टैक्स पे करते थे, आपने 1 लाख रुपए कमाया एंड लेट्स से आपने 30,000 रुपये का टैक्स पे किया, सरकार ने इसको कम कर दिया, तो आपने 1 लाख रुपए कमाए और आप 15,000 ही टैक्स पे कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका 15,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, इजंट इट? तो ये दो चीज़ों को जनरली हम रिफॉर्म कहते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है, रिफॉर्म्स अच्छे हैं, सरकार ने कोशिश भी अच्छी की है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी नई फैक्ट्री अपनी नहीं लगाएगा। कोई भी एक फैक्ट्री चल रही है तो उसको एक्सपांड करने के बारे में फिलहाल नहीं सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी श्योरिटी नहीं है कि थर्ड वेव आएगी तो कैसी होगी सिचुएशन। हाँ, एक बार वैक्सीनेशन पूरे देश में हो गया उसके बाद लोग जो है वो साहस करेंगे कि लेट्स इन्वेस्ट मनी इन द मार्केट, या फिर नई एक दुकान खरीदते हैं, नई फैक्ट्री की जगह, या फिर नई एक फैक्ट्री खरीदते हैं, फैक्ट्री को एक्सपांड करते हैं, ये सारी चीज़ें।
तो रिफॉर्म्स से इतना बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हाँ, अगर पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करें, लोगों के हाथों में पैसे जाएं, तो ये सारी चीज़ों से लोग जो हैं वो पैसे मीन्स जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करेंगे तो जॉब्स जनरेट होगी, तो फिर साइकिल जो है वो चलने लगेगी, आपके पास जॉब होगी तो आप पैसे खर्च कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ आर्ग्यूड हियर कि सिर्फ रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपको पब्लिक स्पेंडिंग ही इंक्रीज करना होगा, और इसी के साथ साथ वी हैव टू ऑल्सो फोकस कि फूड सप्लाई भी पर्याप्त रहे। फिर पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, लोगों के पास जॉब्स होगी, और उसी के साथ साथ अगर फूड और दूसरी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो फिर सिचुएशन इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ेगी। तो फूड का सप्लाई इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल में, ये जो खाने पीने की चीज़ों में जो इन्फ्लेशन चल रहा है उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे आज, मुझे भी पढ़ते वक्त काफ़ी मज़ा आया। वैसे रोज़ मज़ा ही आता है, इट्स लाइक एवरीडे थिंग। मुझे हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये हर रोज़ नया जो मैं सीखता हूँ वो आपके साथ शेयर करने का भी मौका मिलता है। तो आई फील माई सेल्फ आई एम अ वेरी लकी पर्सन। एंड हियर वी गो, ये जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है आज के लिए आपका नया प्रश्न है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। कल मिलेंगे, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।